Hello students, hi, this is Palvi. So this is a lecture 10 and we had started the chapter theory of demand. So start with this lecture. So second question is explain the law of demand. What is mean कि आपको डिमांड का लॉ बताना है कि क्या कानून है डिमांड का, डिमांड कैसे बिहेव करता है. सो आंसर इज द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट. पहली बात तो हम इस आंसर को स्टेप वाइज कैसे करेंगे. इस आंसर के स्टेप है 5. फर्स्ट है कि आपको उसका मीनिंग लिखना है. सेकंड मैंने आपको बोला था स्पेस छोड़ने के लिए हम डाटा बनाएंगे. थर्ड हम उस डाटा का क्या बनाएंगे, डायग्राम. फिर हम कुछ लिखेंगे अजम्पशन और फिर हम लिखेंगे एक्सेप्शन. सो स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन. और एक और चीज, क्वेश्चन की जब भी आप आंसर लिखोगे उसकी प्रेजेंटेशन बहुत मस्ट होती है, तो आप प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली ही हम उसको क्या करेंगे, आंसर करेंगे. तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे, अगर उन्होंने पूछा है कि लॉ ऑफ डिमांड, तो सबसे पहले हमें डिमांड को एक्सप्लेन करना है. सो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, इट स्टेट दैट अदर थिंग बीइंग इक्वल, कि मतलब अदर थिंग कौन से, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने करे थे फैक्टर डिटर्मिनिंग द डिमांड, उसमें जो फैक्टर्स हैं उनको क्या रखना है, हमने कांस्टेंट रखना है. क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज वाइल विद अ डिक्रीज इन ऑन प्राइस, कि जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी. मतलब सिर्फ प्राइस के ही इंक्रीज और डिक्रीज होने से डिमांड क्या होगी, चेंज होगी. और अदर डिटर्मिनेंट्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट. और अदर डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से आएंगे, प्राइस को छोड़ के, लाइक प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन. सो other thing being equal, quantity demanded increase with the decrease in the on price of the commodity and vice versa. Vice versa का मतलब होता है कि इसका उल्टा, अगर quantity demanded increase होगी प्राइस के डिक्रीज होने से, तो quantity demanded डिक्रीज होगी प्राइस के इंक्रीज होने से. तो वो लाइन लिखने की बजाय हम क्या लिख देते हैं, वाइस एंड वर्सा. और इन अदर वर्ड हम क्या बोल सकते हैं, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड इट्स ऑन प्राइस, कि क्वांटिटी डिमांडेड और उसके ही कमोडिटी के प्राइस में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप. अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम होगी. ठीक है. सबसे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड को क्या किया, एक्सप्लेन किया. सेकेंड स्टेप आपका आता है डाटा. हम क्या बनाएंगे, डाटा, और हम इसको और क्या बोलते हैं, स्केड्यूल. हम क्या बनाएंगे, स्केड्यूल बनाएंगे, जिसमें एक तरफ होगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी और दूसरी तरफ होगी डिमांड ऑफ द कमोडिटी. तो हमने क्या दिखाना है, हमने लॉ ऑफ डिमांड दिखाना है कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, या फिर उसका उल्टा कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है. कोई भी एक चीज ले लो, हम लेते हैं कि प्राइस हमारा कम हो रहा है. सी, व्हेन द प्राइस इज 10, डिमांड इज 100. व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजेस फ्रॉम 10 to 9, डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 150. और when the price decreases from 9 to 8, demand is increases from 150 to 200. ये क्या शो कर रहा है कि जैसे प्राइस कम हुआ डिमांड क्या हुई, बढ़ गई. तो ये क्या शो करता है कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप. अब इसको हमने स्केड्यूल बना दिया. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे. सो डायग्राम कैसे, एक हम लेंगे x एक्सिस और एक हम लेंगे y एक्सिस. सो दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस. और ये है ओरिजिन, और यहाँ पर आपका आएगा प्राइस, और यहाँ पर आएगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड. इसको बोलते हैं लेबलिंग, और ये जरूर होनी चाहिए. अगर आपने इसकी लेबलिंग नहीं की तो आपके 1 या 2 मार्क्स तो डेफिनेटली डिडक्ट होगा. सो हम क्या करते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसके अकॉर्डिंगली बनाना चाहते हो तो इसके अकॉर्डिंगली बनाओ. अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि जब प्राइस मान लो 10 है, हमने क्या किया, व्हेन द प्राइस इज 10, क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 100. तो हम यहां पर ले लेते हैं, मान लो 100. सो नाउ मैच इट. ये पार्ट, व्हेन द प्राइस इज 9, डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 100 to 150. इसको ले लेते हैं 150. इसको ले लिए पॉइंट बी. व्हेन द प्राइस इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 9 to 8, आपकी डिमांड बढ़ के कितनी होगी, 200.
ये जहां पर पॉइंट मिला ये है पॉइंट सी। सो देखो प्राइस कम हो रहा है और डिमांड इंक्रीज हो रही है। अब हम ए बी और सी पॉइंट को क्या करेंगे, मैच करेंगे। आप रूलर की हेल्प से या स्केल की हेल्प से इसको मैच करें। सो ये है, तो ये है आपका डी। अभी इस तरफ को आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। और डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप उसको आपने एक्सप्लेन करना है, सेकंड स्टेप आपने उसका डाटा बना के दिखाना है कि कैसे लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, कि प्राइस के कम होने से डिमांड इंक्रीज होती है। देन उसको आपने ड्रामेटिकली शो करना है, शो कर दिया। फोर्थ स्टेप में हमने लिखना है अजम्पशन। अजम्पशन में हमने क्या लिखनी है कि अजम्पशन होता है कि मान के चलना, कि हम क्या मान के चल रहे हैं। ठीक है, मान के चलना, दैट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड होल्ड गुड व्हेन अदर थिंग्स रिमेन सेम। लॉ ऑफ डिमांड क्या होल्ड करता है कि जब अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट होगी तभी तो लॉ ऑफ डिमांड अपना सही बैठेगा। अजम्पशन हमने क्या मान के चलना है, दैट इज कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। कि अब देखो लॉ ऑफ डिमांड के प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होगी। दैट मीन्स हमने जो अदर डिटर्मिनेंट्स हैं उनको क्या लेना है, हमने ये मान के चलना है कि वो चेंज नहीं हो रहे हैं। हमने ये चीज अपनी तरफ से अजम्पशन मान के चलना है। दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर आर टू बी कांस्टेंट, नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर। अगर प्राइस के इंक्रीज होने से, ठीक है, डिमांड कम होती है, लेकिन दूसरी ओर अगर इनकम, कंज्यूमर की इनकम भी इंक्रीज होगी तो दैट मीन्स वो क्या करेगा, वो अफोर्ड कर पाएगा ना, फिर वहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं बैठेगा। इसलिए हमने क्या मान के चलना है कि नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर। एंड सी पार्ट इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड नॉट कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड इज so yeah, not changed, you can write it not changed or constant, sorry for that। ठीक है, कि प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स नॉट चेंज, वो भी चेंज नहीं होंगे या फिर वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप इज फिफ्थ इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, जहां पर ये जो 3 पॉइंट है वो वहां पर सूट नहीं बैठेंगे। एक्सेप्शन का मतलब वैसे तो हमें पता है कि लॉ ऑफ डिमांड में वो क्या बोलता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होगी, लेकिन ये ऐसे गुड्स हैं जहां पर प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब यहां पर आपका लॉ ऑफ डिमांड सही नहीं बैठा। ठीक है, वो कैसी गुड्स हो सकती हैं, वो होती है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन गुड्स कौन सी होती है, जैसे कि अब आपको खुदाई में एक मूर्ति मिली है, ठीक है ना, बहुत पुरानी, कम से कम वो है आपकी 400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी है। अब वो क्या होगी, बहुत पुरानी गुड्स है, अब उसका अगर जितना प्राइस ज्यादा होगी वो तो लाखों करोड़ों में बिकेगी, लेकिन उसकी डिमांड भी उतनी ही होगी, मतलब उसको खरीदने वाले भी बहुत होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसकी 400 साल पुरानी है, वो अगर 4 करोड़ की है तो उसको कोई नहीं खरीदेगा, नहीं, उसको फिर भी कोई ना कोई खरीदने वाला होगा। दूसरा है गिवन गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। ये ऐसे गुड्स हैं अगर इनका प्राइस कम होगा तो लोग इनको नहीं खरीदेंगे। दैट मीन्स कि जो गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स होते हैं इनका प्राइस कम, अगर इनका प्राइस कम होगा तो इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग जो कि कंज्यूमर है उनकी रियल इनकम क्या होगी, रियल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अब ये व्हाट इज रियल इनकम, ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर अच्छी तरह समझाती हूँ, ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। देन है व्हेन अ कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। अब कुछ कंज्यूमर क्या होते हैं, वो कमोडिटी की क्वालिटी कैसे जज करते हैं, उसके प्राइस से। अगर आपके पास 2 चीजें पड़ी है, एक है 100 रुपए वाली और एक है 150 रुपए वाली, तो आप क्या सोचोगे कि 150 वाले की जो कमोडिटी है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और 100 वाले की इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी। तो जो लोग कमोडिटी की क्वालिटी उसके प्राइस से जज करते हैं, ठीक है, वहां पर ये एक्सेप्शन आती है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो वो लोग डिमांड उन चीजों की इंक्रीज करेंगे। सो ये है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड और उसका आंसर।
ठीक है। नंबर 1 एक्सप्लेन करना है लॉ ऑफ डिमांड, नंबर 2 स्केड्यूल, नंबर 3 क्या बनाना है, डाटा, अजम्पशन आपने ये लिखनी है, और नंबर 5 में एक्सेप्शन सिर्फ आपने ये लिखना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना। सो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द गुड हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। अब देखो जनरली होता क्या है, अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इट मीन्स इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है। समझ आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है नेम द गुड हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव है। ऐसी गुड का नाम बताओ इनकम के इंक्रीज होने पर डिमांड कम होगी, ऐसी कौन सी गुड है, वो इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो वो गुड है गिवन गुड, और जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, इंफीरियर गुड। क्योंकि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, वो जरूरी थोड़ी ना कि वो फिर से वही चीप गुड ही खाएंगे या फिर चीप क्वालिटी गिवन गुड्स खाएंगे। उनकी इनकम अगर इंक्रीज होगी वो शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज दे शिफ्ट टू नॉर्मल गुड। ठीक है, वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो उनको क्या जरूरत पड़ी है, घटिया क्वालिटी के गुड्स खाने की, ठीक है ना, या चीप गुड्स खाने की। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है हम ऐसे गुड्स की डिमांड कम करके हम नॉर्मल गुड्स खाने लग जाते हैं। तो ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है। देन आपका फोर्थ क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, 4 मार्क्स का, कि आपका जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। अब मैंने आपको बताया है ये है डाउनवर्ड का मतलब क्या है, डिमांड का इंक्रीज होना। तो आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, तो इसको एक्सप्लेन करना है यहां से। अब मैंने आपको फोटो जो सेंड करी थी, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स लिख के दिया, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन बुक में से क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, मैं आपको ये सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी और आपने एक्सप्लेनेशन बुक में से लिखनी है। तो मैं आपको अब बुक में से पढ़ाऊंगी। So why does demand slope downward? So downward slope demand curve indicate that more is purchased in response to fall in the price. तो downward slope demand curve क्या इंडिकेट करता है कि जब प्राइस कम होगा, ठीक है, तो डिमांड क्या होगी, परचेज क्या करेंगे, हम ज्यादा करेंगे। ठीक है, ये इंडिकेट करता है ना कि प्राइस के कम होने से डिमांड हम ज्यादा करेंगे, इसलिए जैसे ये प्राइस कम हुआ तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, तो ये डाउनवर्ड हुआ। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये क्या शो करता है कि इसके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है, जो भी हमने किया। एंड दिस में एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अगर आपको ये क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनका आंसर यही लिखना है जो मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगी। ठीक है, नंबर 1 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज योर फर्स्ट पॉइंट। सो क्या बोल रहा है वो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग टू अ कंज्यूमर। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ा ही था कि जब कोई कंज्यूमर अपनी कमोडिटी कंजम्पशन की क्या करता है, इंक्रीज करता है, मोर एंड मोर कमोडिटी जब वो खाएगा तो जो उसको उस कमोडिटी खाने से मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, ठीक है, गोज ऑन डिमिनिशिंग। तो मतलब व्हेन ही कंज्यूम मोर एंड मोर कमोडिटी एट अ वन पॉइंट ऑफ टाइम, देन हिज मार्जिनल यूटिलिटी इज गोज ऑन डिमिनिशिंग। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिमिनिश होगी। ये हम उस टाइम पे पढ़ चुके थे। सो अकॉर्डिंगली अब होगा क्या, जब वो मोर एंड मोर कमोडिटी खाएगा, दैट मीन्स वो मार्केट में क्या कर रहा है, डिमांड को इंक्रीज कर रहा है। अब डिमांड इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स उस कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, लेस एंड लेस। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली फॉर एवरी एडिशनल यूनिट टू बी परचेज, जब भी वो एवरी एडिशनल यूनिट परचेज करेगा, वो मार्केट में क्या क्रिएट करेगा, डिमांड को इंक्रीज करेगा। अब जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है, द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे लेस एंड लेस प्राइस, तो वो उसके लिए क्या पे करेगा, लेस एंड लेस प्राइस
पे करेगा। और हम क्या बोल सकते हैं, जब हम एक ही कमोडिटी बार बार खाते हैं तो हमारी उसको खाने की इच्छा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो हम क्या करते हैं, मार्केट में उसकी जनरली वैसे भी क्या हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। और जब वैसे ही डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन। सो सेकेंड पॉइंट इज इनकम इफेक्ट। The income effect refer to change in the quantity demanded when the real income of the buyer change। अब मैंने बोला था कि ये रियल इनकम, अब मैं आपको बताती हूँ, owing to change in the price of the commodity। अब ये रियल इनकम क्या होता है, रियल इनकम का मतलब वो नहीं है कि जो आप इनकम ऑफ द कंज्यूमर, रियल इनकम इज डिफरेंट। मान लो अगर प्राइस कितना है 10, एक पेन का प्राइस कितना है 10, तो वो मार्केट में मैं कितनी डिमांड करती हूँ, सिर्फ एक ही पेन की डिमांड करती हूँ। अगर मार्केट में एक पेन का प्राइस 10 है तो मैं कितना डिमांड करूंगी, एक डिमांड करूंगी। अब वो प्राइस कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। वो 10 रुपए वाला पेन की प्राइस क्या होगी, 2 रुपये हो गया। अब मैं एक ही पेन परचेज करती हूँ, ठीक है ना, पहले भी मैं एक ही पेन परचेज करती थी, अब भी मैं क्या करती हूँ, एक ही पेन परचेज करती हूँ। तो मेरी रियल इनकम कितने से इंक्रीज हो जाती है, 8 रुपए से। तो मैं कितने सेव कर रही हूँ, मैं सेव कर रही हूँ 8 रुपए। तो इसको बोलते हैं रियल इनकम। मतलब मेरी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई, प्राइस के कम होने से मेरे 8 रुपए जो मैंने सेव किए उसको हम बोलते हैं रियल इनकम। अब हम कर क्या सकते हैं, अब मैं इस 8 रुपए को कहीं और खर्च करूंगी और उस कहीं और खर्च करने पर मैं किसी और कमोडिटी की क्या करूंगी, डिमांड को क्रिएट करूंगी। या फिर मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं पहले जहां पर मैं एक पेन परचेज करती थी, अब मैं कितने पेन परचेज करूंगी, 5 पेन परचेज करूंगी। मतलब मैंने पहले भी 10 रुपए खर्चे, एक पेन लिया, अभी भी मैंने 10 रुपए ही खर्चे, टोटल कितने पेन खरीद लिए, 5। तो मतलब मैंने क्या कर दी, डिमांड इंक्रीज कर दी। सो ये है इनकम इफेक्ट। जब कंज्यूमर की रियल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, रियल इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। सो विद द फॉल इन द प्राइस रियल इनकम इंक्रीजेस, अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर कमोडिटी एक्सपेंड। तो आपकी डिमांड फॉर कमोडिटी क्या होगी, एक्सपेंड होगी। जो मैंने ये पेंसिल से सारा लिखा है, आपकी नोटबुक पे भी ये सब कुछ होना चाहिए, पेंसिल से साइड में कहीं पर भी स्पेस छोड़ के, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा एक्सप्लेनेशन समझने में, ठीक है। हाँ जी, थर्ड पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Substitution effect refer to the substitution of one commodity for the other when it become relatively cheaper। अब मैंने बताया था substitution goods कौन से होते हैं, which used in place of each other। अगर मान लो मैगी का पैकेट 12 रुपए का आ जाता है, ठीक है ना, और yippee का है 10 रुपए का, तो मैं क्या करूंगी, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। मैं मैगी ना खा के मैं क्या खाऊंगी, yippee नूडल खा लूंगी। सो जब कोई, अब मेरे लिए चीपर क्या है, मेरे लिए yippee नूडल क्या है, चीपर है, और मेरे लिए जो मैगी का पैकेट है वो क्या है, एक्सपेंसिव है। सो वही लिखा है व्हेन इट बिकम रिलेटिवली चीपर, तो हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो दस when the own price of the commodity x fall, जब x commodity का प्राइस फॉल करेगा, it become cheaper relatively to commodity y। मान लो कि ये क्या है, yippee नूडल, और ये क्या है, मैगी। इट मीन्स जब yippee सस्ता हो जाएगा और मैगी महंगा, सो मैं क्या करूंगी, इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी। अकॉर्डिंगली x इज सब्स्टिट्यूट फॉर y। yippee नूडल ने किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैगी को। सो टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट, and with the fall in the price of the tea it substitute in place of coffee। तो इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है टी एंड कॉफी का। सो इट एक्सपेंशन ऑफ डिमांड ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। अगर एक फैमिली में 2 मेंबर है तो वो उतनी ही डिमांड करेगा, लेकिन अगर एक फैमिली में 10 मेंबर है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सेम एज व्हेन द price of the commodity fall, many more buyer can afford it to buy। जब किसी commodity का प्राइस फॉल होगा तो वो काफी सारे कंज्यूमर को अट्रैक्ट करेगा, अकॉर्डिंगली डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड लास्ट इज डिफरेंट यूजेस। अ गुड में हैव अ सेवरल यूजेस। एक गुड के काफी ज्यादा यूजेस है, जैसे मिल्क। अगर मिल्क का प्राइस कम हुआ तो हम उसके यूजेस को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। एग्जाम्पल,
For example, is used for the making a curd, cheese and butter. If the price of milk is reduced, it will be put to a different uses. अगर तो मिल्क का प्राइस बहुत ज्यादा है तो हम सिर्फ उसको चाय ही बना के पियेंगे, लेकिन अगर मिल्क आपका उसका प्राइस रिड्यूस हो जाता है और सस्ता हो जाता है, देन इट विल बी पुट टू अ डिफरेंट यूजेस. अकॉर्डिंगली डिमांड फॉर मिल्क की क्या होगी, एक्सपेंड. सो ये आपका जो आंसर है, ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन का. तो आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ठीक है, इन सब के. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द video.